मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद अब तक तनाव बरकरार है। वहां भारी सुरक्षा बंदोबस्त है, फिर भी तनाव कम नहीं हो रहा है। इंटरनेट सेवाएं ठप है, केंद्रीय बलों की भी तैनाती की गई है और इन सब के बीच मुर्शिदाबाद से बड़ी संख्या में हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। इस मामले को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार को घेरा है। हिंसा प्रभावित इलाके में केंद्रीय बल अलर्ट पर है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय बल की नियुक्ति वहां पर करनी पड़ी है और केंद्रीय बल की नियुक्ति के बाद से हालात वहां अब ठीक है। आसपा लगाने की बीजेपी ने मांग उठा दी है, राष्ट्रीय शासन लगाने की बीजेपी मांग उठा रही है। यहां तक कि ममता बनर्जी के इस्तीफे तक की मांग बीजेपी उठा रही है। 11 अप्रैल की हिंसा में अब तक 150 लोग गिरफ्तार हुए, 3 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद से ममता सरकार सवालों के घेरे में है। मुर्शिदाबाद जो इलाका है, आप इससे समझिए कि 33% यहां पर हिंदू आबादी है और मुस्लिम आबादी करीब 66% यहां पर है। और ऐसे में अब हिंदू परिवार वहां से पलायन कर रहे हैं, नाव से वो मालदा जा रहे हैं, जहां पर भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी। जरा 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बीएसएफ की तैनाती है, आसपा की मांग अब बीजेपी उठा रही है। कैसे उपद्रव हुआ, 11 अप्रैल को क्या हुआ, वो भी हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। और ये साजिश की किसने थ्योरी लिखी है? क्या चुनाव के मद्देनजर ये ध्रुवीकरण की कोशिश है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से? क्योंकि ऐसे भी अनुमान और आंकड़े दिखाते हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके में अगर ऐसे छोटी मोटी ऐसी हिंसा की घटनाएं होती हैं तो इसमें राजनीतिक फायदा जरूर मिलता है राजनीतिक दलों को। क्या उसी की कोशिश है? कई बड़े सवाल हैं सरकार से और प्रशासन से। अब से कुछ देर बाद केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार मालदा जा रहे हैं। वहां वो मुर्शिदाबाद से पलायन करने वाले जो हिंदू परिवार हैं उनसे मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में हिंदू परिवार उन पर हुए हमले के बाद से पलायन कर पड़ोसी जिला मालदा में जाकर रुके हुए हैं। कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि वो पीने तक का पानी वहां मुहैया नहीं हो रहा है। घरों से निकाल के लोगों को मारा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिता और पुत्र की हत्या वहां पर हुई है, घरों से निकाल कर उन्हें मारा गया है और ये आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। मुर्शिदाबाद से पलायन करने के लिए अब हिंदू परिवार मजबूर हैं, क्योंकि वो खुद को वहां सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। नाव का सहारा लेकर वो मालदा पहुंच रहे हैं और एक स्कूल में उन्होंने शरण लिया हुआ है, उसी को एक शरण शिविर के तौर पर बनाया गया है। हालांकि बीजेपी ने यह भी ऐलान किया है कि वो इस पूरी घटना पर लगातार राष्ट्रपति शासन की तो मांग कर ही रही है। शहीद दिवस के तौर पर भी इसे मनाया जाएगा, बीजेपी की तरफ से ऐलान है। तो मालदा में हिंदू परिवारों से मिलेंगे हमारे तमाम सहयोगी, ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद है। अनुपम हमारे सहयोगी मालदा में है, जहां से वो रिपोर्ट दिखा रहे थे कैसे इसी स्कूल में शरण लिया है जो लोग पहुंचे हैं वहां से पलायन करने के बाद। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी बने होंगे जो मुर्शिदाबाद में है। सूर्याग्नि रॉय कोलकाता में मौजूद है। हर एंगल पर हर तस्वीर आज तक पर आपको दिखा रहे हैं। वही मुर्शिदाबाद हिंसा के पीछे एसडीपीआई का हाथ होने का शक गहराता जा रहा है। साथ ही बांग्लादेश से जुड़े चरमपंथी संगठनों की भूमिका की भी जांच हो रही है। मामले की जांच कर रही है बंगाल पुलिस को। ऐसे इनपुट्स मिले हैं जिससे मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के पीछे पीएफआई से जुड़े राजनीतिक संगठन एसडीपीआई का हाथ होने के पुख्ता सबूत है। पुलिस की छानबीन में पता चल रहा है कि एसडीपीआई सदस्यों ने पिछले कई दिनों से इलाके में मुस्लिम समाज के युवाओं को वक्फ के नाम पर भड़काना शुरू कर दिया था। घर घर जाकर इलाके में एसडीपीआई के सदस्य वक्फ के खिलाफ आंदोलन के लिए युवाओं और बच्चों को भड़का रहे थे। एसडीपीआई ने 20 साल के युवकों को बरगलाया और 11 अप्रैल को हुई हिंसा में ज्यादातर प्रदर्शनकारी उसी उम्र वर्ग के दिखे। उन्हें एसडीपीआई ये कहकर भड़का रहा था कि सरकार वक्फ के नाम पर मुसलमानों का सब कुछ छीन लेगी, इसके लिए आंदोलन करना होगा। इस दौरान तरह तरह के भड़काऊ और उकसाने वाली बातें कही जा रही थी। आपको बता दें, एक समय में बंगाल में सिमी की सक्रियता सबसे ज्यादा मुर्शिदाबाद में ही थी। बाद में सिमी के ही लोग पीएफआई से जुड़ गए और मुर्शिदाबाद बीएफआई का गढ़ बन गया। सिमी और पीएफआई के लोग ही एसडीपीआई से जुड़े हुए हैं। मुर्शिदाबाद में एसडीपीआई का संगठन काफी मजबूत माना जाता है। अनुपम मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, अब देखिए एसडीपीआई का हाथ होने का शक गहरा रहा है। बिल्कुल अर्पिता, पिछले कई दिनों से ही जो जांच चल रही थी उसके बाद से एसडीपीआई का नाम सामने आ रहा था। अब धीरे धीरे इसका खुलासा हो रहा है और इसमें कई इनपुट्स बंगाल पुलिस को मिले हैं, जहां पर सबसे बड़ी बात है जो एजाज अहमद जिसकी मौत हुई गोली लगने से, उसके परिवार भी अब सामने आकर बोल रहे हैं कि एसडीपीआई के लोग घरों में आकर, इलाकों में जाकर पिछले कई दिनों से, जब से वक्फ विधेयक बना तब से मुहिम चला रहे थे और खास तौर पर जो टारगेट किया गया था, मतलब ये बड़ा चौंकाने वाला है कि सिर्फ 10 साल की उम्र से 20 साल की उम्र के लोगों को, यंग एकदम युवा नाबालिगों को टारगेट किया गया, उनको बरगलाया गया, उनको आंदोलन के लिए उकसाया गया। और आप, हमारे पास ऐसे वीडियोस और फुटेज हैं जहां पर जो हमला हो रहा है,
जब तांडव चल रहा है उसमें जो लोग शामिल हैं उसमें 10, 11, 12 साल के लड़के भी दिखाई दे रहे हैं जो अटैक कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो एक तरह से ये जो युवा पीढ़ी है इसको किस तरह से रेडिकलाइज किया गया, इसकी एक भूमिका सामने आ रही है। इसके अलावा और भी कुछ इनपुट्स मिल रहे हैं जहां से लग रहा है पुलिस को कि कुछ बाहरी लोग भी, बाहरी तत्व भी यहां पर शामिल थे। तो ऐसे में अभी पूरी बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन प्राथमिक तौर पर अभी एसडीपीआई का नाम इस पूरे मसले पर सामने आ रहा है और ये बड़ी चिंताजनक विषय है क्योंकि ये जो मुर्शिदाबाद इलाका रहा है ये सिमी का एक समय गढ़ हुआ करता था सालों पहले, लेकिन सिमी को जब बैन किया गया उसके बाद पीएफआई हो गया, पीएफआई से भी यही लोग जुड़ गए। अब पीएफआई की जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उसमें भी यही लोग शामिल हैं। तो ऐसे में इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, क्यों रेडिकलाइज किया गया? क्या कोई बहुत बड़ी साजिश थी? क्योंकि टारगेट किया गया सिर्फ हिंदू घरों को, तो क्या ये पूर्व नियोजित था? और पूर्व नियोजित इसलिए भी लग रहा है क्योंकि जो पुलिस बल था उसको सूती से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है शमशेरगंज। सूती में पुलिस को रोक दिया गया। प्रदर्शनकारी और पुलिस में वहां झड़प शुरू हुई और फोर्स जंगीपुर से सूती क्रॉस करके शमशेरगंज नहीं आ पाई और इस दौरान शमशेरगंज के धुलियान में तमाम जो तांडव था वो वहां पर चलता रहा। अब रहिएगा जरा साथ